So, good morning everyone. Welcome to Study Glows. Welcome to the daily newspaper analysis of 26th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 26 मार्च 2021। अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो कुछ नया सीखकर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। Every morning we are born again. What we do today is what matters most. यानी हर एक सुबह हमारे लिए नई सुबह है, नया दिन है। जो हम आज काम करेंगे वो ज़्यादा मैटर करेगा rather than we did yesterday. जो भी हमने कल किया है भूल जाओ, कोई गलती हुई है भूल जाओ, आज का दिन सेट करो, आज मुझे क्या करना है, अपने गोल सेट करो और रात में सोने से पहले उन गोल्स को पूरा करो। नाउ आगे बढ़ते हैं और एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हमें इस वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैं डेली बेसिस पे इस वीडियो में शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों ही आर्टिकल्स को लेकर आता हूं, यानी कि हम लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को अच्छी तरीके से हिट करते हैं और हर एक आर्टिकल को इस तरीके से कवर करते हैं कि ताकि अगर कोई भी एमसीक्यू आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओ, प्लस या फिर कोई मेंस आंसर राइटिंग आती है तो आप उसको भी आसानी से कर पाओ। पहले आर्टिकल के अंदर बात करेंगे हम उइगुर्स मुस्लिम को लेकर। तो हुआ क्या है, जो यूरोपियन यूनियन है, कनाडा है, यूएस है, इन सब ने मिलकर चाइनीज़ ऑफिशियल्स इनके एंटिटीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, क्योंकि ये लोग उइगुर्स मुस्लिम्स के खिलाफ काफ़ी बुरी तरीके से इन लोग को ट्रीट करते हैं। इनके खिलाफ यहाँ पे ह्यूमन राइट एब्यूजिंग होती है। बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इस आर्टिकल को लेकर। मैं अच्छे से आपको मैप का इस्तेमाल करके बताने वाला हूँ कि कौन से रीजन के अंदर ये उइगुर्स मुस्लिम्स रहते हैं, कैसे कैसे यहाँ पर इनको ट्रीट करा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम बात करेंगे पेरोस्मिया को लेकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। ये न्यूज़ के अंदर है, ये कौन सी बीमारी है, ये ज़्यादा खतरनाक है या नहीं है, कोविड-19 का क्या इफेक्ट पड़ा है इसके ऊपर, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। एट दी लास्ट हम बात करेंगे यूएनएचआरसी के अंदर अभी वोटिंग हुई है श्रीलंका को लेकर। तो ये क्या मुद्दा था, किस चीज़ को लेकर ये वोटिंग हुई है, यूएनएचआरसी क्या है, इंडिया ने क्या अपना डिसीजन सुनाया, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। मतलब कि तीनों ही आर्टिकल सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नाउ आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल इन डिटेल की। तो आज का हमारा मोस्ट सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल यह है सुएज कैनाल के बारे में। आज के टाइम का ट्रेंडिंग आर्टिकल है, कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, सुएज कैनाल सब जगह भरा पड़ा है। तो ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि इस कैनाल पे हुआ क्या है, शिप अटक गई है। तो ये शिप जो है स्ट्रक हो गया है। अब यहाँ पर जो ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड है वो एक तरीके से रुक गया है। तो हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे मैप का इस्तेमाल करेंगे कि सुएज कैनाल कहाँ पर है, और बहुत सारा इसका इतिहास से लेकर आज के टाइम का करंट सिचुएशन तक सभी कुछ कवर करने वाले हैं। तो बने रहना आगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, और लेकिन उससे पहले सभी लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को देना है। सभी लोग पार्टिसिपेट ज़रूर करना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम डेली बेसिस पर लेकर आते हैं। वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बात करी जा रही है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर हैज़ अ बर्थ एनिवर्सरी ऑन 23 मार्च 2021। यानी अभी 23 मार्च 2021 में कौन से फ्रीडम फाइटर की बर्थ एनिवर्सरी थी, आपको बताना है। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आप लोग बता सकते हो ये पिक्चर देखकर, जो जिसने पहचान लिया बताना ज़रूर। एटलीस्ट सभी लोग पार्टिसिपेट ज़रूर करना, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। नाउ स्टडी ग्लोस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन आ रहा होगा यार, सब्सक्राइब करो चैनल को डेली वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं सबसे पहले आर्टिकल की तरफ। बात करी जा रही है उइगुर्स मुस्लिम्स को लेकर। तो अभी हुआ क्या है कि जो यूरोपियन यूनियन है, अब एक क्वेश्चन दूसरा आप लोगों से ये बन जाता है, यूरोपियन यूनियन के अंदर कितने मेंबर हैं, आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है, यूएस है, ब्रिटेन है, कनाडा है, इन लोगों ने सैंक्शंस लगा दिए हैं चाइनीज़ ऑफिशियल्स एंड उनके एंटिटीज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी हद तक ह्यूमन राइट एब्यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट द उइगुर्स एंड मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ इन द जिनजियांग प्रोविंस। तो ये जिनजियांग रीजन क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। अब सैंक्शन किस तरीके के लगाए गए हैं, यानी सैंक्शंस तो लगाए गए हैं, लेकिन क्या करा इन लोगों ने, इन लोगों ने ट्रैवल को बैन कर दिया है। जो ट्रैवलिंग है वो बैन कर दी है, और जो भी एसेट्स हैं उनको भी फ्रीज कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस का आप आर्टिकल देख पाओगे, सैंक्शंस ऑन चाइना ओवर उइगुर्स एंड कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस करा गया था। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स जो कि जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है, वो है बीबीसी का न्यूज़ आर्टिकल आप देख पाओगे। उइगुर्स, वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शंस चाइना ओवर राइट्स एब्यूजेस। तो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो है सैंक्शंस लगा दिए गए हैं चाइना के ऊपर।
पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरोपियन यूनियन ने इस टाइप का कोई सैंक्शन लगाया है। हालांकि पहले एक सैंक्शंस लगाया था जो कि जिसमें कि जो आर्म्स हैं, जो कि वेपन्स हैं, उनको बैन कर दिया गया था, लेकिन वो अभी तक है प्लेस में। मतलब अभी तक वो जो आप कह सकते हो बैनिंग है वो ऐसी चली रही है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का कोई सैंक्शंस पहली बार लगाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा चाइना के ऊपर। तो यहाँ पे इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। और जो यूरोपियन यूनियन का सैंक्शंस है ये कोई ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है, बट हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो ये चाइनीज़ एंटिटीज़ वगैरह ये इतना ह्यूमन राइट अब्यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल करा जा सके। लेकिन दूसरी तरफ चाइना क्या कर रहा है, चाइना तो सीधा सीधा इन रिपोर्ट्स को मना कर रहा है। जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं ये सबको डिनाई कर देता है कि हाँ ये सब बेकार है, सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, जो ऐसा यहाँ पर चाइनीज़ के द्वारा नहीं करा जाता। इस तरीके से यहाँ पर चाइना का स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो जिनजियांग वाला रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा उइगुर्स मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे ये चाइना का मैप है, और चाइना का मैप में आप देख पाओगे बराबर में ये वाला जो रीजन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद अगर हम पिछले कुछ टाइम्स की बात करें, पिछले कुछ सालों की बात करें, तो बहुत सारे हन चाइनीज़ जो हैं यहाँ पर सेटल हो चुके हैं। और इन चाइनीज़ के बीच में और साथ ही साथ उन उइगुर मुस्लिम के बीच में ये डिस्प्यूट देखने को मिलता है, बहुत सारे क्लैश हो जाते हैं। आज के टाइम पे अगर हम बात करें, चाइना आप कह सकते हो एक तरीके से इनको डी मुस्लिमाइज करने में लगा पड़ा है। इंटरमेंट कैंप्स बना रखे हैं जिसके अंदर इनको रख दिया जाता है और इनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा जाता है। आप कह सकते हो फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सेक्सुअली टॉर्चर करा जाता है इन उइगुर मुस्लिम को। उसके बाद इनको बियर्ड बनाने की इजाज़त नहीं दे रखी, ठीक है। ये रमज़ान में अपने रोज़े नहीं रख सकते, उसके बाद ईद की बधाइयाँ नहीं दे सकते। और इनफैक्ट जो कुरान है वो चाइना की, यहाँ पे चाइना का एडिशन वाला कुरान ये लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट करा जा रहा है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखते हुए यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, काफ़ी सारे नेशंस हैं जिन्होंने चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात करता है पेरोस्मिया को लेकर। अब कुछ लोग हैं जो कि पेरोस्मिया को एक्सपीरियंस करते हैं एज अ सिम्टम ऑफ कोविड-19। कहा जाता है कि कोविड-19 का एक बहुत बड़ा सिम्टम है पेरोस्मिया। चलो आगे बात करते हैं क्या बात सही है ये। सबसे पहले आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, व्हाट इज़ पेरोस्मिया, ऑर्डर डिस्टॉर्शन एसोसिएटेड विद कोविड-19। ये क्या है बेसिकली, इसके हम बात करेंगे इसके ऊपर। जो पेरोस्मिया है ये एक मेडिकल टर्म है। ये क्या इस्तेमाल करी जाती है, डिस्टॉर्शन ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, यानी आपकी सूंघने की जो शक्ति होती है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। जो अच्छी चीज़ों की स्मेल होती है वो आपको बुरी लगने लगती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरोस्मिया। पर्सन विद पेरोस्मिया, आप देख सकते हो किसी भी पर्सन को जो पेरोस्मिया होगा वो क्या कर पाएगा, उसको वो जो स्मेल तो कर पाएगा, लेकिन कोई चीज़ अच्छी स्मेल करने वाली है तो उसकी बहुत ही बुरी स्मेल आएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉफ़ी है तो कॉफ़ी की जो स्मेल है वो कॉफ़ी की तरह नहीं आएगी, वो आएगी एक जले हुए टोस्ट की तरह। तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं पेरोस्मिया में। तो अगर हम बात करें कोई खतरनाक बीमारी है तो ऐसा नहीं है। पेरोस्मिया एक टेम्पररी कंडीशन है, ज़्यादा टाइम के लिए हार्मफुल नहीं होता, मतलब कि हार्मफुल नहीं होता है बेसिकली यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग ट्रीट भी कर सकते हैं, अच्छे से जो है ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा इसमें खतरा नहीं है। अब यहाँ पे कॉजेज़ क्या क्या है, वायरस की वजह से भी, कोई इंजरी की वजह से भी रिकवरिंग के टाइम पर जो है ये स्मेल आ जाती है, ठीक है। ये जो सेंस ऑफ स्मेल की प्रॉब्लम है ये आ जाती है। उसके बाद आप देख पाओगे या फिर कोई डैमेज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देख पाओगे कोई नोज़, अगर नोज़ के ऊपर कोई वायरस का अटैक हुआ है उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कहाँ पर अफेक्ट पड़ता है, डायरेक्टली ओला फैक्ट्री न्यूरॉन्स के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। ये क्या सिस्टम है ये सब मैं आपको समझाता हूँ। ओला फैक्ट्री नर्व क्या है, ओला फैक्ट्री नर्व एक फर्स्ट क्रेनियल नर्व है जिसमें आपको, आप कह सकते हो स्मेल की जो सूंघने की इन्फॉर्मेशन है वो पहचान की पड़ती है। आप देख पाओगे ये है ओला फैक्ट्री नर्व, ये जो ऊपर आप लोगों को ये येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप अगर कोई चीज़ की स्मेल लेते हो तो यहाँ तक आपके पास पहुँचती है, फिर इसके थ्रू ओला फैक्ट्री बल्ब, देन उसके बाद आपके दिमाग में पहुँचती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इस मैप में और अच्छे से क्लियर होगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से स्मेल जाती है आपके यहाँ पर नोज़ में। नोज़ के बाद यहाँ पे ओला फैक्ट्री रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पर ये जो है ये कैप्चर करता है इस स्मेल को, फिर उसके बाद आपके ये ब्रेन तक भी स्मेल पहुँच जाती है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ, यूएनएचआरसी वोट के बारे में। तो यूएनएचआरसी वोट ऑन श्रीलंका, अभी क्या हुआ है, यूएनएचआरसी ने वोटिंग करवाई है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने श्रीलंका को लेकर। हुआ क्या था, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुआ था। अब यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, जो श्रीलंका के अंदर तमिलियंस रहते हैं,
ठीक है, उनके खिलाफ आप कह सकते हो वहाँ पर भी उनके खिलाफ काफ़ी हद तक वॉर क्राइम करा गया। ठीक है, वॉर क्राइम हुआ है उनके खिलाफ, तो यूएनएचआरसी ने उस मुद्दे को उठा लिया। यूएनएचआरसी ने बोला कि आज के टाइम पर क्या करना चाहिए, श्रीलंका को इस वॉर क्राइम को लेकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अपनी आर्मी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यूएनएचआरसी ने इस चीज़ के ऊपर वोटिंग करवाई। अब बात करते हैं यूएनएचआरसी की, तो आज के टाइम पर यूएनएचआरसी में 47 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने क्या करा, सीधे सीधे इस यहाँ पर वोट ना हाँ में डाला है ना में डाला है। यूएनएचआरसी ने बोला कि चलो वोटिंग डालो, अगर आप यस करोगे तो श्रीलंका को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा इस वॉर क्राइम के ऊपर, नो करोगे तो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पे इंडिया यस करता तो श्रीलंका को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता, नो करता नहीं करना पड़ता। फिलहाल इंडिया ने कोई स्टेप नहीं उठाया। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे क्या यहाँ पे सिचुएशन हो रही है। सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में बात करें तो यूएनएचआरसी के अंदर जो ये रिजोल्यूशन था फिलहाल तो पास हो चुका है। यहाँ पे श्रीलंका को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर मेंबर कंट्रीज़ ने बोला है हाँ इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। हालांकि चाइना ने मना कर दिया था कि चाइना ने बोला कि नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ है जिन्होंने बोला करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्या सिचुएशन हुआ है। तमिलियंस के खिलाफ वॉर क्राइम्स देखने को मिला था, तो वॉर क्राइम्स के खिलाफ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने को बोला है श्रीलंका से। यहाँ पे आप देख पाओगे यह है इंडिया का मैप और नीचे है श्रीलंका। ओके, अब आगे बात करते हैं हम लोग यूएनएचआरसी क्या है। यूएनएचआरसी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ये आप कह सकते हो इस बॉडी का मेन मकसद ये है जो भी लोगों के अधिकार हैं, ह्यूमन के राइट्स हैं, उनको प्रमोट और प्रोटेक्ट करने का काम करता है पूरे दुनिया भर में। जो इसका हेडक्वार्टर है यूएनएचआरसी का वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा है, वहाँ पर यह हेडक्वार्टर है। इसको फाउंड करा गया था 15 मार्च 2006 में। इसके प्रेसिडेंट हैं नजत शमीम और हेडक्वार्टर है इसका मैंने आपको बता ही दिया। अब आप लोग मैप में देख लेते हैं इंडिया के कंपैरिजन में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड है, यहीं पर इसके हेडक्वार्टर मिल जाएंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस चीज़ को लेकर वोटिंग हुई है। फिलहाल हमें इंडिया का पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी था। इंडिया ने यहाँ पर क्या करा है, इंडिया ने ना येस में करा है ना नो में इसमें वोटिंग करी है। ओके, इंडिया पीछे हट गया है। अब आप लोगों को बताना है, आप अपना सजेशन बताओ, क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए था, इंडिया को इसमें वोटिंग नहीं करनी चाहिए थी या फिर करनी चाहिए थी? अगर करनी चाहिए थी तो क्या करनी चाहिए थी, यह आप लोगों का सजेशन होना चाहिए नीचे की साइड। ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नाउ आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ आएंगे, बात करेंगे स्वेज कैनाल के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है ये हमारे लिए। अब ये जो स्वेज कैनाल है आज के टाइम पर आप देखोगे कैनाल बना हुआ है, यहाँ पर एक शिप जो है वो पूरी तरह से फंस चुका है। मैं आपको पहले पिक्चर के थ्रू क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ये आप देख पाओगे इजिप्ट है, ये एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया। अब यहाँ पर रेड सी है, रेड सी के बाद इधर मेडिटेरेनियन सी है। अब ये जो बीच में है ये स्वेज कैनाल है। अब ये कैनाल क्या होते हैं, बेसिकली ये ह्यूमन मेड होते हैं, यानी कि इंसान इसको बनाते हैं। आप देख पाओगे अगर ये कैनाल नहीं होता, पहले तो ये कैनाल नहीं था, ये पहले सपाट एरिया था, पूरा खुदाई कर करके इस कैनाल को बना दिया गया है। अब इस कैनाल से फ़ायदा क्या होगा मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं जो ये कैनाल है यहाँ पर ना एक शिप अटक चुका है। अब शिप अटक चुका है तो मेडिटेरेनियन सी में जो शिप खड़े हुए हैं ये इधर से इधर नहीं आ सकते, और रेड सी में जो खड़े हुए हैं इधर से इधर नहीं आ सकते। अब आप कहोगे तो ये कैसे जाएंगे, अब कैसे होगा दुनिया भर में व्यापार? तो एक दूसरा रास्ता भी मैं भी आपको बताऊंगा वो रास्ता कहाँ पर है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये चीज़ देखते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया क्या आर्टिकल है। आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, एक्सप्लेन करा गया है पूरी तरह से कि ये ट्रैफिक जैम क्या है और यहाँ पर स्वेज कैनाल में ये शिप कैसे फंसा, क्या रीज़न है इसके पीछे का, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो ये स्वेज कैनाल है ये एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है। आर्टिफिशियल यानी कि ह्यूमन ने खुद इसको बनाया है। इजिप्ट में है, मैंने आपको बता दिया, और जो कि कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन और रेड सी को। देख पाओगे जो कैनाल है ये रेड सी हो गया, इधर मेडिटेरेनियन सी हो गया, इसको कनेक्ट करता है, ये हमने अभी डिस्कस किया था। उसके बाद आप देख पाओगे ये जो कैनाल है ये सेपरेट करता है अफ्रीकन और एशियन कॉन्टिनेंट को। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया एशिया और ये हो गया अफ्रीका, इन दोनों को भी यहाँ पर ये सेपरेट करता है। और उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पर ये जो कैनाल है इसकी वजह से जो रास्ता है वो शॉर्टेस्ट मैरीटाइम हो जाता है, यानी कि रास्ता जो है एक शॉर्टकट पड़ जाता है। कैसे शॉर्टकट पड़ता है मैं अभी आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये देख पाओगे यहाँ पर जैसे मान लो ये इंडिया है, अब यहाँ पर क्या करना है, अगर ये कैनाल नहीं होता, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, हमने बात करी थी अफ्रीका और एशिया के कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है, यहाँ पर स्वेज कैनाल है। अब ये इंडिया है, इंडिया को अगर यहाँ पे लंदन में कोई अपना शिप भेजना है
तो वो पहले क्या करता था, पहले वो यहाँ से भेजता था। अब क्या हो गया, यहाँ पर एक कैनाल बना दिया गया। अब ये अपने शिप को सीधा यहाँ से लाकर, यहाँ से निकाल कर यहाँ भेज देता है। तो क्या हो गया, रास्ता शॉर्ट हो गया, ठीक है, शॉर्टकट हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पर बेसिकली वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट हो चुका। अब उसके बाद वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हेविली यूज्ड शिपिंग लेन है, यानी कि मतलब क्या, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। दुनिया का लगभग 12% जो ट्रेड है, 12% तक जो व्यापार है, वो इसी रास्ते से होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक ये बन जाता है। आप देख पाओगे, डेटा ये बताया गया है सुएज कैनाल अथॉरिटी के द्वारा कि साल 2020 में लगभग 19,000 शिप्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिले थे। साल 2020 में 19,000 शिप जो है इस कैनाल से पास हुए हैं। और 51, आप कह सकते हो 51.5 शिप्स जो है हर दिन जो है यहाँ से पास हुए हैं। अब आप कह सकते हो ये जो कैनाल है ये किसका है। ये कैनाल बेसिकली आज के टाइम पर ओनर है इसका इजिप्ट, और इजिप्ट यहाँ से खूब पैसे भी कमाता है। हर एक शिप को पास करने के लिए यहाँ पे पैसा लगता है। और आप देख पाओगे इजिप्ट की बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी है ये, करोड़ों रुपए यहाँ से छाप लेता है इजिप्ट। अब 2015 में इजिप्ट ने अनाउंस किया था कि इस कैनाल को थोड़ा सा वाइड करेंगे, चौड़ा करेंगे, लेकिन उसके बाद से अभी तक यहाँ पे 2023 तक का ये गोल है, लेकिन अभी तक हम ये स्टेप नहीं उठा पाए। देखेंगे किस तरीके से इसको थोड़ा सा और चौड़ा करा जा सकता है कैनाल को। अब चौड़ा हो जाएगा, ट्रैफिक भी कम होगा, प्लस शिप की जो संख्या है वो डबल हो जाएगी, और इजिप्ट की इनकम भी डबल हो जाएगी। ओके, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये एक और मैप है, यहाँ पे आप क्लियरली और समझ पाओगे। यहाँ पे मैंने अच्छे से समझा ही दिया है। बेसिकली जो रेड वाला ये स्टार है, यहाँ पर ये आपको सुएज कैनाल देखने को मिलेगा। ओके, नाउ अब हम कुछ इतिहास देखते हैं इस कैनाल के बारे में। तो ये जो सुएज कैनाल है ये ह्यूमन मेड है, मैंने आपको बता दिया। लगभग 12% का दुनिया भर में ट्रेड होता है यहाँ से, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे, इसको बनाया गया था 1869 में, एक शॉर्टकट के तौर पे इसको बनाया गया था। लेकिन 150 साल तक, अगर हम बात करें 150 ईयर ओल्ड, ये जो 150 साल पुराना कैनाल है, इसको पहले कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिश एंड फ्रेंच के द्वारा। उसके बाद जो है यहाँ पर इजिप्ट के हाथ में आ गया, और तब से इजिप्ट ही इसको संभाल रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो जहाज़ है वो इस तरीके से फंसा है। दूसरी चीज़, अब ये जहाज़ का नाम क्या था, ये है एवर गिवन, अभी भी फंसा हुआ है ये, ठीक है, एवर गिवन इसका नाम है। और जो है इसको निकालने की कोशिश करी जा रही है। लगभग ये बोला जा रहा है अभी काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी दिन लग सकते हैं इसको हटाने के लिए। और दूसरी बात, ये कहाँ से आ रहा था, ये आ रहा था चाइना से, जो कि नीदरलैंड की साइड जा रहा था। आप देख पाओगे अब ये ब्लॉक कैसे हो गया। देखो, मैंने अभी आपको बताया चाइना से आ रहा था, रॉटरडैम यानी कि नीदरलैंड में ये शिप जा रहा था। ये 2018 में इस वेसल को बनाया था। 400 मीटर लंबा ये शिप है और 59 मीटर वॉइड है, 59 मीटर चौड़ा है। अब ये फंसा कैसे, क्योंकि वेदर की सिचुएशन ख़राब हो गई थी, मौसम वहाँ पे ख़राब हो गया, मौसम की वजह से ये शिप वहाँ पर फंस गया था। ठीक है, उसी की वजह से यहाँ पे बताया गया बैड वेदर की वजह से ये शिप वहाँ पे अटक गया था। और जो इजिप्ट है आज के टाइम पर काफ़ी रेवेन्यू कमाता है, काफ़ी इनकम कमाता है वहाँ से, तो ऑब्वियस ही बात है इजिप्ट को भी थोड़ा सा लॉस होने वाला है। और क्या करेगा इजिप्ट, अब जो बाकी सारे शिप्स आएंगे उनको डाइवर्ट कर देगा, किधर की साइड, ओल्डर चैनल की साइड, यानी जो पहले दूसरा वाला रास्ता है, अब जो सारे शिप है वो दूसरे वाले रास्ते से ही जाएंगे जो कि पहले वाला रास्ता था। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। यानी हमारा जो पुराना वाला रास्ता है वो ये वाला है, नया ये है। तो यानी कि अब ये रास्ता बंद हो गया है कुछ टाइम के लिए, तो सबको वापस यहाँ से ही जाना पड़ेगा। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गए होंगे और मज़ा भी आया होगा। तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ लेक्चर का पीडीएफ भी आपको मिल जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर इस लेक्चर के पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।